हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीपीयू एग्जाम 2024 जो आपका टीयर 1 पेपर आपका हुआ था। उसके जो एडवांस मैथ क्वेश्चंस होगा अच्छे वाले, उन सारे हम लोग इस वीडियो में कंपाइल करके पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। इसके पहले हम लोग सिलेक्शन पोस्ट और 24 का जो एडवांस मैथ के अच्छे क्वेश्चन थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं और ये उम्मीद है कि ये वीडियो भी थोड़ी 3-4 वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपने केवल हिंदी मीडियम में पढ़ाया, तो ऐसा कुछ नहीं, इस बार कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बहुत पसंद आएगी पिछले वाले वीडियो की तरह ही। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि cos 13 प्लस साइन 13 अपॉन cos 13 माइनस साइन 13 का जो है इसको हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आपको मालूम है दोस्तों, अगर मैं cos 13 को मैं सिंपल तरीके से साइन c प्लस साइन d में मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप जरा देखो, cos 13 को हम लिख सकते हैं मेरे भाई साइन 77 लिख सकते हैं, प्लस ये आपका बन जाएगा साइन 13 डिग्री। फिर नीचे हमारा फिर से हम कन्वर्ट कर देते हैं, साइन 77 बन जाएगा और ये माइनस ऑफ साइन 30। ऊपर हमारा क्या बन गया, साइन सी प्लस साइन डी, और नीचे बन गया साइन सी माइनस साइन डी। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2, यानी कि ए प्लस बी यानी कि सी प्लस डी बाई 2 क्या होता है, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। और यहाँ बन जाएगा कॉस, दोनों का डिफरेंस का हाफ करो, 64 का हाफ कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 32। नीचे आ जाओ, साइन सी प्लस साइन डी जो होता है ये होता है आपका 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, यानी कि दोनों का सम 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45। और यहाँ आपका बन जाएगा साइन ऑफ 32। अब यहाँ पे देखो, साइन 45 और कॉस 45 दोनों हमारा सेम ही होता है, काट के हटाओ, दो दो कट जाएगा। यहाँ देखो, कॉस बटा साइन का मतलब होता है मेरे भाई कॉट ऑफ 32 डिग्री। ऑप्शन में है कि आप जरा चेक करो, ऑप्शन में कहीं भी कॉट 32 आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कॉट 32 को ही हम अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे 90 माइनस 58 डिग्री। बोलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉट कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई tan में, और ये बन जाएगा 58 डिग्री। तो tan 58 डिग्री आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2, और ये इस सवाल का बेहतरीन जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, एक मेटल का बॉल है, उसको हम लोग मेल्ट करते हैं, जिसका रेडियस है 3 यूनिट। 27 आइडेंटिकल नाइस एंड बॉल ऑफ रेडियस 1 यूनिट्स आर मेड। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक धातु की गेंद को पिघला करके 27 समान पासे और एक इकाई त्रिज्या की एक गेंद बनाई जाती है। तो आपसे कह रहा है कि पासे की जो भुजा है वो कितनी होगी, आपको बताना है। ये बढ़िया सवाल है। पासा जो होता है, आप देखो जरा, पासा यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो क्यूब की बात यहाँ पे कहने को देख रहा है। डाइस बोलो क्यूब बोलो, बात तो सेम है ना। वो शेप समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 3 इकाई त्रिज्या का एक धातु का गेंद है। तो अगर हम धातु के गेंद की वॉल्यूम की बात करेंगे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल, ये जो आपका दे रखा है ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ, आप देख सकते हैं 27 क्यूब में लिख सकता हूँ, 27 क्यूब, और प्लस एक और गेंद बनेगा जिसका एक हमारा और बॉल बनने वाला है। लेकिन इस बॉल का जो रेडियस है वो कितना है, तो आप बोलेंगे इसका जो रेडियस है वो 1 है, और इसका जो बॉल का जो रेडियस है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 3 के बराबर। ये आपको समझना है, बोलिए। अच्छा, अगर ये समझ गए तो यहाँ पे देखो 27 क्यूब है, यहाँ पे दे रखा है कि इस क्यूब का भुजा निकालना है, आपको साइड इसकी फाइंड आउट करनी। ठीक है, अब यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो वॉल होता है ये 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब बोल सकता हूँ, 27। आर क्यूब कितना हो जाएगा, 27। ये मेरे को पता है, साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम, किसका, क्यूब का वॉल्यूम 27। तो मुझे गुना करना पड़ेगा, 27 साइड को मान लिया हमने कि वो ए के बराबर है, तो ए क्यूब कर लो, प्लस 4/3 इंटू पाई, और यहाँ पे आर की वैल्यू अगर 1 है तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, बोलिए। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो 27 ए क्यूब इज इक्वल टू, अगर मैं इस पूरे को उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँ तो आप पाएंगे कि 27, इसको मैं अगर मान लो कुछ मान लो वैल्यू x है, तो ये पूरा वैल्यू हमारा x हो जाएगा, यानी कि 27x में से अगर एक x में कम करूंगा तो आप पाएंगे 26x, और x कितना है, तो आप बोलेंगे 4/3 इंटू पाई, 4/3 इंटू पाई। क्या मैंने सही बोला, बताइए, सही बोला भैया। अब यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालनी है, अभी थोड़ा कैलकुलेटिव तो होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा हल करते हैं, जहाँ पे हम पाई की वैल्यू को क्या हम 22/7 रख सकते हैं, लेकिन सवाल कितना कह रहा है, यहाँ पे कुछ भी देने रखा है, तो 22/7 हम यहाँ पे पटक देते हैं। ठीक है, अब जरा मुझे ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है पहले, तो मैं ए क्यूब निकालने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, आप मुझे बताओ।
तो आप बोलेंगे 26 इंटू 4 यानी कि 52 गुना 2 कितना हो जाएगा 104, गुना कर लो 22, और नीचे हमारा बनने वाला है 21 इंटू 27। तो अगर मैं इस क्यूब को हटा दूं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे क्यूबिक रूट हमारा चढ़ जाएगा, क्यूबिक रूट हमारा चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब जरा यहाँ पे देखो क्या मैं कोई और तरीके लगा सकता हूँ इसको हल करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम एक काम करते हैं, अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि मैं गुना भाग फास्ट कर पाऊँ। कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। 104 को मैं गुना करूँगा 22 से तो बन जाएगा 2288, और मैं डिवाइड करूँगा भैया 21, और फिर मैंने डिवाइड किया 27 से, तो आप पाएंगे कि 4035। अगर ये पूरा पूरा कट जाए, अगर ये मेरे भाई पूरा पूरा कट जाए तो आप पाएंगे कि ये बनने वाला है 4.035 का क्यूबिक रूट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपने एक चीज़ याद करी होगी 4096, ये किसका क्यूब होता है? तो आप बोलेंगे 16 का क्यूब होता है। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगा दूँ तो इस क्यूब में 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ लगाना पड़ेगा, यानी कि 4.096 इज इक्वल टू 1.6 की क्यूब होती है। बोलिए मैं कह सकता हूँ, यानी यहाँ पे 4.035 है, तो अप्रॉक्सीमेट मैं कह सकता हूँ कि ये 4.096 के बराबर ही है। जब ये बाहर आएगा तो 1.6 के बराबर ही होगा, और ये इस सवाल का आंसर। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको सवाल समझना है तो ये सवाल का आंसर आपका हो जाएगा 1.6 यूनिट्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। सवाल यह है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु का बेलन यानी कि सिलेंडर है। आपसे कह रहे हैं कि उसको मेल्ट करते हैं, फिर हाइट 12 सेंटीमीटर रखते हैं और फिर 1:2 के अनुपात में 2 शंकुओं में ढाला जाता है। तो आपसे कह रहे हैं कि पहले और बाद में समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समतल यानी कि देखो फ्लैट सरफेस एरिया, और फ्लैट बोलते हैं जो फ्लैट वाला है। जैसे आपने अगर यहाँ पे एक, मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, जैसे अगर मान लो ये तुम्हारा बेलन है, सिलेंडर है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कर्व सरफेस एरिया है। लेकिन ऊपर जो ये सर्कल का पार्ट है ना, ये तुम्हारा फ्लैट है, इसको हम बोलेंगे फ्लैट सरफेस एरिया। नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो आप बोलेंगे फ्लैट सरफेस एरिया। समझ गए बात? तो ये आपसे कह रहा है कि फ्लैट सरफेस एरिया में कितने % का परिवर्तन होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक बेलन को पिघलाएंगे और फिर 2 शंकु बनाएंगे जिसका हाइट दोनों का, तीनों का सेम है। जैसे मान लिया एक हमारे पास शंकु ये हो गया, मैं आपको समझाने के समझा रहा हूँ, देखो जरा, एक शंकु हमारे पास ये हो गया, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 1:2 के आयतन का अनुपात है। जैसे अगर मान लिया इसका वॉल्यूम का आयतन 1 है तो इसका कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। बोलिए। और हाइट मुझे मालूम है कि इन दोनों की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है, इसका भी 12, इसका भी 12। रेडियस नहीं पता है तो मान लेते हैं कि तुम्हारा R1 है और तुम्हारा कितना है R2। बढ़िया सवाल। अगर मैं इसके पहले थोड़ी देर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे सिलेंडर की बात करेंगे। ये सिलेंडर में हाइट आपसे कह रहा है कि 12 है, और जो रेडियस है वो आपसे कह रहा है कि वो 7 के बराबर है, और इसके वॉल्यूम के बराबर ये दोनों आपको बनाए जाते हैं। मतलब इसको पिघलाया फिर इन दोनों को बना दिया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो वॉल्यूम होगा इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आप जरा पहले इसके वॉल्यूम में चेक कर लेता हूँ। तो आप बोलेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू अगर 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 होती है। एच की वैल्यू कितनी? तो आप बोलेंगे 12। बोलिए। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो हम एक काम करते हैं, इस सिलेंडर के वॉल्यूम को हम यहाँ पे 2 1 3 से डिवाइड करते हैं, और एक बार 1 से एक बार 2 से हम गुना कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि मुझे इन दोनों ही शंकुओं का वॉल्यूम मिल जाएगा। 15 गुणा 4 यानी कि 616 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 1232। क्या मैंने सही बोला? यानी कि इसका जो वॉल्यूम आ गया ये 616 आ गया, और इसका जो वॉल्यूम आ गया ये आप बोलेंगे 1232 आ गया, 1232 आ गया। बोलिए। इससे और आसान तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो वॉल्यूम है ये एक्चुअल में 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ भी जो आर की वैल्यू है वो 12 है, मतलब मैं अगर काटने की कोशिश करूँ तो 3 से 4 बार में कट जाएगा। बोलिए। और 4 से अगर तुम काटोगे तो 154 बनेगा, और ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 का मतलब होता है कि जो आर की वैल्यू होगी वो 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। बोलिए। और अगर वॉल्यूम यहाँ पे डबल है, यानी कि वॉल्यूम का डबल होने का मतलब है कि आर स्क्वायर पर निर्भर करता है, तो आर स्क्वायर पर निर्भर करेगा तो रूट करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा, यहाँ पे जो रेडियस आएगा, ये अगर R1 है तो R2 की वैल्यू भी आने वाली है 7√2 सेंटीमीटर।
ये आप खुद से तुम चेक कर सकते हो। ये बढ़िया सवाल है, इसको मार्क करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम आर क्यों निकालें? क्योंकि अगर फ्लैट सरफेस एरिया मुझे चेंज निकालना है तो फ्लैट सरफेस एरिया के मुझे सरफेस का पे जो शेप है यानी कि जो सर्कल है उस सर्कल का मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, आओ जरा इसका फ्लैट सरफेस एरिया का मैं रेशियो निकालता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, एक बार नीचे की तरफ और एक बार ऊपर की तरफ, मतलब 2 बार पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 बार पाई इंटू आर की वैल्यू कितने हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 49। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो सिर्फ एक बार पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 है, मतलब मैं कह सकता हूँ 7 का स्क्वायर 49 इंटू पाई, और प्लस प्लस आप यहाँ पे देखो एक बार 7√2 है, मतलब मैं कह सकता हूँ 49 गुना 2 98 पाई, 98 पाई। तो अगर तुम देखोगे कि ये जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 98 पाई आ गया, और ये जो वैल्यू आ गया 147 पाई आ गया। पाई से पाई खत्म, 2:3 का रेशियो, तुम खुद ही बताओ कितने का चेंज है। 2 से 3 जाने का मतलब कि 1 का चेंज है आउट ऑफ 2, उसी को हम कहते हैं 50%। 50% चेंज हुआ फ्लैट सरफेस एरिया में। दिस सवाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप देखो तो। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, आप चाहो तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 4 पे आते हैं। एक पोलिनोमियल है दिस और दूसरा पोलिनोमियल आपका ये है। आपसे कह रहा है कि लिव द सेम रिमाइंडर। आपका जो शेषफल है वो इक्वल प्राप्त होता है जब डिवाइड करते हैं हम किससे? आप बोलेंगे x-2 से डिवाइड करते हैं। जब भी इस तरह से बातें होती है हम क्या करते हैं कि x-2 को हम 0 के बराबर वैल्यू पटक देते हैं, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलेंगे 2 के बराबर, x की वैल्यू 2 के बराबर। तो आपसे कह रहा है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, आपको शेषफल निकालना है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी एक पोलिनोमियल में इस 2 से डिवाइड करूंगा, जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो इसका रिमाइंडर होगा। यानी अगर तुम 2x क्यूब में पटकोगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 प्लस a 2 स्क्वायर 4 इंटू ए बनेगा, प्लस 3 गुना 2 6 और माइनस कितना हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू समथिंग आने वाला है। तो आपसे कह रहा है कि सेम रिमाइंडर मिलेगा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला भी हमको वही रिमाइंडर देगा। मतलब मैं इसको इक्वल कर देता हूँ इस वाले रिमाइंडर से। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 के बराबर, प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 और प्लस ए। बोलिए सही है ना? 4 4 खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो मैं अगर देखूंगा तो 16 और 5 22 माइनस 5 तो 4a प्लस 17 इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका 8 प्लस ए के बराबर, 8 प्लस ए के बराबर। क्या मैंने सही बोला है? क्या मैंने सही करा है? आप मुझे बताओ। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो आप जरा देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से a को ले आऊंगा इस साइड तो बन जाएगा 3a, 17 को माइनस करोगे तो -9 बनेगा, यानी कि a की वैल्यू आ चुकी है -3। ए की वैल्यू आ चुकी है -3, लेकिन ये हमारे सवाल का आंसर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा ए का वैल्यू आया है, मुझे निकालना है क्या? शेषफल। और शेषफल क्या था? ये वाला किसी एक को पूरे वैल्यू को उठा लो। यानी अगर मैं 4 को 3 से गुना करूंगा -12 बन जाएगा, प्लस 17, यानी कि जो आंसर है वो तुम्हारा 5 है। और ये इस सवाल का आंसर। चाहे तुम एलएचएस की बात करो चाहे तुम आरएचएस की बात करो, तो 8 में से अगर तुम -3 करोगे तब भी तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 5, क्योंकि दोनों ही केस में सेम रिमाइंडर आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा जो है पीक्यू, जीवा बोलते हैं कॉर्ड को, पीक्यू की लंबाई कितनी है जहां व्यास ए बी और गैर व्यासी जीवा, मतलब जो डायमीटर नहीं है, नन डायमीटर जीवा है पीक्यू, बिंदु सी पर लंबवत रूप से प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि एसी और बीसी का अनुपात दे रखा है, तो निकालना है पीक्यू की लंबाई। बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं इसके लिए एक शेप बना लेता हूं ताकि मुझे तकलीफ ना हो बाद में। ठीक है, ये देखो मैं एक सर्कल बना लिया मैंने, और ये मैंने आउटलाइन थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। ओके, नाउ इट इज गुड। ठीक है, आ जाओ। तो आपसे क्या कह रहा है, मान लो एक तुम्हारा मैं डायमीटर बना दूं, मान लो तुम्हें एक डायमीटर बना दो मैं, ये तुम्हारा डायमीटर है और यहाँ पे मैंने के बीच में सेंटर लगा दिया, तो क्या बन गया? डायमीटर। ठीक है, और ये व्यास है, व्यास का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे ए बी, डायमीटर। एक गैर व्यास यानी कि जो डायमीटर नहीं है उसके लिए मान लिया हमने कि वो नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ मान लिया हमने, ये तुम्हारा क्या नाम दे दिया इसका? पी क्यू। और ये जो इंटरसेक्ट करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं मेरे भाई किस वाले पॉइंट पे? पॉइंट नंबर सी। ठीक है,
आपसे कह रहा है कि AC और BC का अनुपात कितना है, 4:3। AC और BC का अनुपात कितना है, तो आप बोलेंगे 4:3। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 है। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात। अगर ये पूरा तुम्हारा 4 है और ये तुम्हारा 3 है, ठीक है, ये तुम्हारा 3 है, तो 4 और 3 को तुम जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 7। और 7 क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर का आधा करने पे कितना हो जाएगा, तुम्हारा रेडियस मिल जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितना है, 3.5। ये जो वैल्यू है वो कितना है, 0.5। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। अब मैं एक काम करूंगा, इस वाले पॉइंट से अगर मैं इसको मिला दूंगा तो आप बोलेंगे ये रेडियस बनेगा, और रेडियस कुछ और नहीं बल्कि 3.5 के बराबर है। रेडियस कुछ और नहीं बल्कि 3.5 के बराबर है। अब चूंकि ये अनुपात है तो हम अनुपात को पॉइंट से हटा सकते हैं और अपने मन से रेशियो लिख सकते हैं। तो इस हम 3.5 को मैं कन्वर्ट करूँ, एक्चुअली मैं पूरे को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, एक्चुअली में हम पूरे को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप जरा देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 4:3 को 8:6 कर दूंगा। जो साढ़े 3 था वो 7 बन जाएगा, आधा वाला 1 बन जाएगा और 3 वाला 6 बन जाएगा, साढ़े 3 वाला 7 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आपसे कह रहा है कि अगर त्रिज्या तुम्हारा 7 है, ऑलरेडी ये जो रेशियो की वजह से मेरा क्या हो गया, एक्यूरेट वैल्यू मुझे मिल गया। रेडियस आपको यहाँ पे 7 भी दे रखा है, पहले साढ़े 3 का मतलब आ रहा था, मतलब मुझे निकालना है इस PQ की लंबाई। तो ये लंबाई अगर मैं यहाँ से यहाँ तक निकालने की कोशिश करूंगा तो कितना बन जाएगा, 7² माइनस 1² का अंडर रूट, यानी कि आप बोल सकते हैं 49 माइनस 1 का अंडर रूट। ये जो वैल्यू बनेगा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बनेगा। अगर मैं इसी को 2 से गुना कर दूंगा तो आप पाएंगे ये PQ की वैल्यू मिलेगी। बोलिए, 2 टाइम्स 48 का मतलब 16 गुना 4, 16 गुना 3, यानी कि 4 बाहर हो जाएगा और 3 तुम्हारा अंदर रहेगा, यानी कि 8√3 इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है भैया, ये आ जाओ tan t प्लस cot t की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो आपसे कह रहा है कि 1/sin t प्लस cos t की वैल्यू क्या होगी। बढ़िया सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल है कि tan t प्लस cot t की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो व्यंजक दे रखा है एक्सप्रेशन 1/sin t प्लस cos t की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भैया, ओके। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जैसे अगर tan t को मैं कन्वर्ट करूंगा साइन और कॉस में तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन एक्स, अच्छा एक्स लिख दिया हमने गलती से, t है ना, ठीक है, तो साइन t अपॉन कॉस t। कुछ लोगों को याद भी होगा लेकिन मैं फिर से कर देता हूँ ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। ये बन जाएगा साइन t, ठीक है। अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, दोनों वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन, तो आप बोलेंगे साइन टी इंटू कॉस टी। अब आप जरा देखिए ध्यान से, जो वैल्यू निकल के आया है 1/sin t इंटू कॉस टी आया है, आपसे पूछ रहा है कि प्लस बीच में है उसका वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी का स्क्वायर कर दूंगा। अगर मैं sin t प्लस कॉस टी का स्क्वायर करूंगा, मान लिया इसको हमने x मान लिया, तो आप देखो जरा, अगर मैं x के स्क्वायर करूं तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी, प्लस क्या बन जाएगा 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी, और ये जो वैल्यू आया ये 1 के बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो ये देखो साइन टी इंटू कॉस टी की वैल्यू भी क्या होगा, 1 के बराबर। क्लियर है, तो 2 इंटू 1 आप लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी, 3 के बराबर, यानी कि एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी, √3 के बराबर। और एक्चुअल में एक्स है क्या, तो आप बोलेंगे जो एक्स है वो तुम्हारा साइन टी प्लस कॉस टी हमने माना था, यानी कि अगर इसकी वैल्यू √3 है तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1/√3। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABC में AB एक बिंदु है P, ठीक है, जिसमें इस प्रकार दे रखा है कि PB और AP की जो रेशियो है वो 3:4 है। में काम करते हैं, पहले एक इंसर्ट कर लेते हैं थोड़ा एक बढ़िया सा ट्रायंगल ताकि थोड़ा मजा आए। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, थोड़ा मोटा कर लेता हूँ इसको। कैसे करते हैं, वेट में गया और थोड़ा डबल कर लिया, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे मान लिया कोई तुम्हारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया तुम्हारा AB और फिर से, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे P इस प्रकार दे रखा है कि PB जो है, मान लिया हमने P तुम्हारा पॉइंट अगर ये हुआ तो PB अनुपात AB दे रखा है आपको 3:4, यानी कि अगर ये 3 है ये तुम्हारा 4 है, बिल्कुल ठीक है। PQ जो है AC के समानांतर है, मतलब यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है PQ
जो ये लाइन जो है इस AC के पैरेलल हो जाए, समानांतर हो जाए। बहुत बढ़िया सवाल होने वाला है। यदि AR और QC PQ के लंबवत है, सॉरी PC के लंबवत है, वेयर इज PC? अच्छा, अगर PC नहीं है तो आप एक काम करो, PC को पहले तुम यहाँ से मिलाने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे मिला दिया, ये लाइन तुम्हारा PC तुम्हारा ड्रॉ हो गया। अब तुमसे कह रहा है कि AR यानी कि AR और QS यानी Q से डाला हमने एक परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा PC पे एक लंब हो गया। ठीक है, वैसे A पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो आप पाएंगे कि AR भी तुम्हारा एक लंब हो गया। ठीक है मेरे भाई, AR भी तुम्हारा एक लंब हो गया। बढ़िया। अब सवाल ये है मेरे भाई कि यहाँ पे जो QS है वो QS तुम्हारा 9 सेंटीमीटर के बराबर है। ये तुम्हारा 9 सेंटीमीटर के बराबर है। आपसे कह रहा है कि AR की लंबाई क्या होगी। आप जरा दिमाग लगाओ, बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया सवाल है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे अगर जैसे ही ये पैरेलल लाइन मुझे दिखा कि PQ जो है वो AC के पैरेलल है, अगर ये PQ पैरेलल है AC के, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो BQ का और QC का जो रेशियो होगा वो बिल्कुल 3:4 के अनुपात के बराबर होगा। बोलिए। अच्छा, ठीक, वैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर ये PQ तुम्हारा 3 है तो ये AC हमारा 7 के बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। आओ आपके सामने ही करेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं है। आपके सामने करेंगे, गलतियां होंगी फिर दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर में कन्वर्ट कर सकते हैं? दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं। एक तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, बाकी दो साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर होने चाहिए, तो वो मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो मैं कुछ और तरीके लगा सकता हूँ, जैसे कोई और तरीके अगर आप देखोगे ध्यान से तो इन्हीं दो ट्रायंगल को मैं लेके चलता हूँ। जैसे एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये लेके अगर तुम चलोगे तो इसका जो एरिया कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ। इसका एरिया कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ। जैसे अगर मैं PC को, देखो जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, अगर मैं PC को मान लूं कि ये तुम्हारा बेस है, ठीक है, अगर इसको हम बेस बना लेते हैं तो क्या इससे कोई फायदा होगा मेरे को? बताओ जरा, क्या इससे मुझे कोई फायदा होने वाला है? अगर फायदा हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या हम इसे बेस बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो उस वाले केस में सिर्फ इस ट्रायंगल की बात ना करके मुझे इस पूरे ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी। इस पूरे ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी और उस ट्रायंगल में ये तुम्हारा हाइट होगा और ये वाला भी तुम्हारा क्या होगा, हाइट के बराबर होगा। समझ रहे हो बात? मैं वही यहाँ पे काम करने वाला हूँ। मैं इस ट्रायंगल को ना लेकर के मैं बड़ा ट्रायंगल की बात करूंगा, मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूंगा। वो ट्रायंगल कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ये जो वैल्यू आएगी ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं APC को 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा PC, और हाइट 1 मुझे निकालनी है जो कि AR के बराबर है, जो कि मेरे को भाई AR के बराबर है। ठीक है, बटा ये बन जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा PC, और यहाँ पे जो हाइट है वो QS के बराबर है, और ये QS कुछ और नहीं बल्कि मेरे को दिया हुआ है 9 के बराबर है। मैं इस यहाँ पे 9 के बराबर कह सकता हूँ। अब जरा देखो ध्यान से, ये दोनों हमारा कट जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा कि अगर मुझे AR की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का रेशियो मुझे अगर मालूम चल जाए तो मेरा काम हो जाए। अब रेशियो निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखना ध्यान से मैं कैसे करूंगा। रेशियो निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। वो कैसे होगा? अगर मैं एक बात करूं, जैसे इस ट्रायंगल का और इस बड़े वाले पार्ट का अगर मैं रेशियो निकालने की कोशिश करूंगा तो कैसे निकलेगा? ठीक है, तो नीचे 7 का स्क्वायर यानी कि पूरे ट्रायंगल ABC का जो स्क्वायर, सॉरी ABC का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं ABC की बात करूं तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, और ये 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अगर ये 9 है तो ये नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 12 के, सॉरी 12 कह रहा हूँ, नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 40 के बराबर। यानी इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का सम है वो कितना है, 40 के बराबर। लेकिन मुझे 40 से काम नहीं चलाने, मुझे यहाँ पे कुछ और काम चलाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे देखो क्या करूंगा, अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल PBC की बात करूं, देखना ध्यान से कौन सा ट्रायंगल है, कंफ्यूज मत होना भाई, समझाने के लिए बोलना पड़ता है बार बार एक ही चीज को। देखो यहाँ पे PBC ये वाले लाइन की मैं ट्रायंगल की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। इस दोनों ट्रायंगल में अगर देखोगे ध्यान से तो हाइट क्या होगा, दोनों का सेम होगा। अगर हाइट सेम होगा मेरे भाई
तो 1/2 फिर से यहाँ पे हाइट कट जाएगा और बेस का जो रेशियो है वही तुम्हारा एरिया का रेशियो होगा। यानी कि अगर ये तुम्हारा 3 एरिया है तो ये वाला इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 4 के बराबर। और 3 की वैल्यू अगर 9 आई है मेरे भाई तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी तो आप बोलेंगे 12 के बराबर। यही निकालना था मेरे को, यही निकालना था मेरे को। अगर ये 12 आ गई तो पूरा हमारा 49 है। 49 में से 12 और 9 तुम 21 कम करोगे तो ये बन जाएगा 28। यही समझना था और बहुत ज़रूरी इस बात को समझना। अब यहाँ से मुझे मिल चुका कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी का जो रेशियो है था वो 28 है और नीचे वाले का 12 है। ये हमारा बन जाएगा AR और नीचे हमारा बनेगा 9। बोलो 7 चौक 28, 7 गुणा 3 और 3 से कट जाएगा हमारा 3 बार में, यानी कि AR की लंबाई आ चुकी कितनी 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 क्या बोलता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 8 क्या बोलता है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू आपका गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कॉस में है, ये स्क्वायर में है, तो मैं किसी एक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप बोलेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप देखो जरा ध्यान से। ये बन जाएगा 4 - 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा आपका 3 + 3 कॉस थीटा। ठीक है, इसको उस साइड भेजेंगे तो बन जाएगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 4 इंटू -1 -4, यानी कि उसको हम तोड़ सकते हैं 4 और -1 में। बोलो, तो अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो आप बोलेंगे 4/4, बोलिए सॉरी माइनस हो जाएगा ना, -4/4, ये बन जाएगा माइनस वाला प्लस, यानी कि 1/4 के बराबर। तो आपसे कह रहा है कि जो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो हम माइनस वाले वैल्यू को नहीं ले सकते। बताओ, -1 को हम नहीं ले सकते, सिर्फ मुझे 1/4 को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे हमने 1/4 को लेके आगे बढ़े, आपको क्या क्या चाहिए देखो जरा, tan चाहिए, साइन चाहिए, सेक चाहिए। तो कॉस की वजह से हम सेक तो निकाल सकते हैं फटाफट की, सेक थीटा कितना हो जाएगा 4 के बराबर। अगर मैं साइन निकालने की कोशिश करूंगा तो आप बोलेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यानी कि 1/16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 15/16, यानी कि √15/4 बोल सकते हैं। अगर मुझे tan निकालना पड़े तो साइन अपॉन कॉस, यानी कि √15/4 अपॉन 1/4 कट जाएगा, tan 15 सॉरी √15 ही tan की वैल्यू हो जाएगी। बोलो बोलो, आओ जरा यहाँ वैल्यू को पटक देंगे तो √15 गुणा √15 कितना हो जाएगा 15 प्लस 4/√15 और साइन की जो वैल्यू है वो √15/4 है और प्लस 2 गुना 4 यानी कि 8 के बराबर। बोलिए भैया, ये पूरा 1 से कटेगा, यानी कि 15 1 16 8 कितना हो जाएगा 24 और ये 24 इस सवाल का बेहतरीन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आते हैं। 2 है, 5 है, 7 है, 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या जो है वो कितनी होगी आपको बतानी है। त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है मेरे भाई, 2 है, 5 है, 7 है, फिर 8 है। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि 4 में से 3 का सिलेक्शन जब करते हैं तो उसको हम दिखाते हैं 4C3। उसको हम क्या दिखाते हैं मेरे भाई 4C3। इसको हम बोल सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 1 फैक्टोरियल और फिर नीचे वाला कितना होता है 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और ये बनेगा नीचे √3 फैक्टोरियल, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। ये हमने क्या निकाला मेरे भाई, ये हमने निकाला कि इस 4 वैल्यू से हम 4 ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन वो चारों ट्रायंगल की कुछ स्ट्रैटेजी होती है, कुछ क्राइटेरिया होता है कि ट्रायंगल का निर्माण कैसे होगा। तो वो 4 ट्रायंगल पहले मैं लिखना चाहता हूँ कि वो कौन कौन ट्रायंगल बन सकता है। देखो जरा, एक बनेगा 2 5 और 7। ठीक है, एक बन जाएगा हमारा 2 5 और 8। दूसरा बनेगा हमारा, देखो कौन कौन सा, 2 7 8 और ये बन जाएगा हमारा 5 7 8। और कोई ट्रायंगल बनने वाला है क्या, आप मुझे बताओ। और कोई ट्रायंगल का निर्माण हम कर सकते हैं क्या? क्या हमने चारों ट्रायंगल का वो लिख लिया जो मुझे चाहिए होगा? बोलिए, हमने वो कर लिया क्या? बिल्कुल कर लिया। लेकिन वो क्राइटेरिया फुलफिल कैसे होते हैं? जैसे आपने पढ़ा किसी एक ट्रायंगल में 2 भुजाओं की जो सम होती है वो तीसरे ट्रायंगल के भुजा से बड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 2 और 5 7, 7 तो जो है वो 7 के बराबर है, तो हम बराबर नहीं, मुझे बड़ी चाहिए तो काट के हटाओ। ये हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ये देखो 5 और 2 7,
जो है वो 8 से छोटा है तो निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, 7 और 2 9, 8 से बड़ी है तो ये निर्माण करेगा। ये देखो 7 और 5 12, 8 से बड़ा है तो निर्माण करेगा। यानी कि सिर्फ 2 ट्रायंगल का निर्माण यहाँ पे हो सकता है इस चारों लंबाई के रेखाखंडों के निर्माण से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर सवाल पे आते हैं। सवाल क्या बोलता है, अगर x की वैल्यू है sin a प्लस cos a है, y की वैल्यू sec a प्लस cos a है, तो आपसे कह रहा है कौन सा विकल्प आपका ट्रुथ है, आपको चेक करना है। सीपीयू का एग्जाम पेपर है। ठीक है मेरे भाई, इसका बेस्ट तरीका आपको पहले से मालूम है कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू को पढ़ देंगे। हम यहाँ पे मान लेंगे कि लेट कर लेंगे कि जो a की वैल्यू वो कितनी है 45, हम मान लेंगे मेरे भाई। तो उस तरीके से जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √2, 1/√2, 1/√2, दोनों को जोड़ोगे तो 2/√2, यानी कितना बन जाएगा कट के √2। ठीक वैसे ही y को निकालो, ये बन जाएगा √2 प्लस √2 यानी कि 2 टाइम्स √2। x और y की मुझे वैल्यू मिल चुकी है। हम एक काम करते हैं और जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। तो अगर ऑप्शन नंबर हम ए की बात करेंगे तो आप देखो y की वैल्यू हो जाएगी 2√2 और इंटू 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2। क्या ये 2 इंटू 2 यानी कि 4√2 के बराबर आ रहा है क्या? देखो जरा, 3 गुना 2 6√2, क्या ये 4√2 के बराबर है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता। बोलो। आज और ऑप्शन नंबर हम सी चेक कर लेते हैं। अगर हम सी चेक करेंगे तो y की वैल्यू बन जाएगी 2√2 और प्लस x की वैल्यू √2 यानी कि 2√2 फिर से हो जाएगा। क्या ये जो है x की वैल्यू, x का स्क्वायर करो 2 y इंटू 2√2, क्या ये 4√2 जो है 4√2 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर ये बी और डी भी गलत हो जाए तो y की वैल्यू देखो 2√2 यानी कि y प्लस 2x था, ये y माइनस 2x है और ये x स्क्वायर यानी कि पॉसिबल तो है ही नहीं, पहले से बोल सकता हूँ। अगर हम d की बात करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 2√2 और ये बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 का √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि बन जाएगा -3 गुना 2 यानी कि -6√2। -6√2 x के बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस सीरीज कैसा लग रहा है, सारे सवाल बेहतरीन थे कि नहीं थे, आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो इसके आगे भी बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू वंस अगेन।